तो क्या होता है कि जैसे ही ह्यूमन ह्यूमन नेचर कैसा होता है, ह्यूमन नेचर प्रोग्राम्ड होता है क्या? नो सर। क्यों? ह्यूमन नेचर कैसा होता है बताओ? तुम बचपन से लेकर अभी तक तुम्हारा कैसा नेचर रहा है? तुमने लर्निंग बेस्ड तुम्हारा नेचर रहा है हाँ ना, कि सर। तुमने बचपन से लेकर अभी तक तुम्हारे अंदर किसी ने कोडिंग नहीं डाल दी, कि तुम्हारे अंदर कोडिंग डाल दी और तुम एकदम से इतने बड़े हो गए और तुम में अकल आ गई है ना। तुमने क्या करा है, बचपन से लेकर अभी तक तुमने लर्न करा है, आसपास के इन्वायरमेंट से लर्न करा है, स्कूल से लर्न करा है, तो सारी चीजें आपने देख देख के लर्न करा है। तो लर्निंग इज द बेसिक ह्यूमन नेचर या ह्यूमन प्रॉपर्टी है ना, कि भाई हम हमारा नेचर होता है वो लर्निंग बेस्ड होता है। तो इसी टाइप का जो लर्निंग बेस्ड सिस्टम है उसी को अपन ने लर्निंग में आया है। सॉफ्ट कंप्यूटिंग में लर्निंग, एक मशीन लर्निंग आपने सुना ही होगा। मशीन लर्निंग इज द सेम थिंग, कि हमको मशीन को कोड नहीं करना है, इसमें आपको कोडिंग नहीं करना है, इसमें क्या करना है, आपको मशीन को लर्न कराना है। अब लर्न कैसे कराएंगे? समस्या ये आती है कि लर्न कैसे करें, कैसे लर्न करने का बेसिक सिस्टम होता है। लर्निंग के कितने तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से लर्न करते हो? प्रवीण, प्रवीण बैरागी, बताओ यस किस सर। तरीके से लर्न करते हो, किस तरीके से आप ऐसे लर्न करते हो? हम दूसरों को देख कर लर्न कर सकते हैं सर, ऑब्जर्व करके लर्न कर सकते हैं। हाँ, पहला जो तुमने बोला कि दूसरों को देख के लर्न कर सकते हैं, इट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है ना? सुपरवाइज लर्निंग में यू हैव वन सुपरवाइजर विथ यू। ओके, आपके साथ एक सुपरवाइजर होता है। यू हैव सम टारगेट, टारगेट वैल्यू, यू हैव सम टारगेट, है ना, आपके पास कुछ टारगेट होता है। क्योंकि जब भी हम किसी दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करते हैं या किसी दूसरे को देख के सीखते हैं, तो हमारे मन में एक बात होती है कि यार उसने ऐसा करा है तो मैं भी ऐसा करूंगा, है ना। यही यही होता है दूसरों को देख के सीखना। दूसरों को देख के जब आप सीखते हो तो आपके मन में ये बात आती है कि भाई उसने ऐसा कर लिया तो मैं भी ऐसा कर लूं। इट मीन्स कि यू हैव सम टारगेट, आपके पास कोई टारगेट है और आपको वो टारगेट जैसा उसने करा है वैसे ही हम करेंगे। तो ये आपका आता है सुपरवाइज लर्निंग, कि भाई जैसा उसने करा है, मतलब वो जैसा उसने करा है या जैसा वो इंस्ट्रक्ट कर दे, दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस टाइम पे आपकी जो लर्निंग हो रही है इस टाइम पे, दिस इज द सुपरवाइज लर्निंग। की सुपरवाइज लर्निंग में आई एम दी सुपरवाइजर ऑफ यू, मैं आपका सुपरवाइजर हूँ, तो जैसा मैं बोलूंगा वैसा आप करोगे, पहली चीज। दूसरा कि आपके पास कुछ टारगेट भी है। टारगेट क्या है कि भैया हमको सॉफ्ट कंप्यूटिंग का सिलेबस खत्म करना है ना, दिस इज द टारगेट। आपका टारगेट क्या है कि भाई हमको सॉफ्ट कंप्यूटिंग का सिलेबस पूरा खत्म करके और एग्जाम में अच्छा मार्क स्कोर करना है। तो दिस इज योर टारगेट। तो मतलब सुपरवाइज लर्निंग में दो चीजें हमारे पास हमेशा होंगी, एक हमारे पास टारगेट होगी और एक हमारे पास सुपरवाइजर होगा। ठीक है ना? इसके बाद टारगेट के बाद एक और चीज टर्म आती है एक्चुअल आउटपुट की। आपने जो परफॉर्म करा और जो आपका एक्चुअल आउटपुट आया उसको हम टारगेट से कंपेयर करते हैं, और उस टारगेट से कंपेयर करके अगर वो टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ तो हम फिर से आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस कराएंगे। इसमें हम हर बार ट्रेनिंग प्रोसेस कराएंगे, हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हम टारगेट को अचीव करना है। ठीक है ना? तो टारगेट अचीव, जैसे आपने एक बार आपने ट्राई करा तो एक बार में तो टारगेट अचीव होता नहीं है। जैसे एक बार आपने सॉफ्ट कंप्यूटिंग पढ़ लिया है ना, तो आप एग्जाम देने से पहले आपकी नॉर्मली क्या होती है कि आप ये कोशिश होती है कि हम उसको 2-3 बार अच्छा पढ़ लें तो अच्छे से माइंड में सेट हो जाता है। मतलब एक बार पढ़ के तो कुछ होता नहीं है। तो जैसे आपने एक बार पढ़ा और आपको जैसे मिड सेम दिया आपने, तो मिड सेम में भाई आपका मिड सेम अच्छा नहीं रहा, है ना, तो आप क्या करोगे, फिर से उसको अच्छे से पढ़ोगे। तो मतलब आप फिर से अच्छे से पढ़ोगे, इट मीन्स कि आपने फिर से ट्रेनिंग प्रोसेस करोगे। तो इसमें आपकी हर बार ट्रेनिंग प्रोसेस होगी अप टू यू गॉट दी योर डिजायर्ड या टारगेट, डिजायर्ड रिजल्ट और टारगेट, है ना। जब तक आप आपका डिजायर्ड रिजल्ट टारगेट अचीव नहीं करते हो तब तक आपकी ट्रेनिंग होती रहती है, और जब आपकी डिजायर्ड रिजल्ट टारगेट आप अचीव कर लेते हो तब आपकी ट्रेनिंग स्टॉप कर दी जाती है। तो दिस इज योर सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, जो यूनिट 3 में है। अनसुपरवाइज लर्निंग में यू डोंट हैव द टारगेट, पहली चीज आपके पास कोई टारगेट नहीं होता, यू डोंट हैव द सुपरवाइजर, आपके पास कोई सुपरवाइजर नहीं होता। अब आप लर्निंग कैसे करोगे भाई, जब आपके पास टारगेट भी नहीं है या आपके पास सुपरवाइजर भी नहीं है, फिर आप लर्निंग कैसे करोगे? कोई मुझे बता सकता है फिर आप लर्निंग किस तरीके से करोगे? तनिष्का।
हाँ प्रवीण, यस सर। जब आपके पास अनसुपरवाइज में आपके पास टारगेट भी नहीं है, आपका सुपरवाइजर भी नहीं है, तब आप लर्निंग की क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी, किस तरीके से आप लर्न करोगे? सर सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं। सेल्फ लर्निंग आप करोगे, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करोगे ना, उसमें सारी चीजें आपके सेल्फ होंगी। यस सर। ठीक है, चलो। तो सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट वे कि भाई हम जो खुद के एक्सपीरियंस से खुद, मतलब जो लाइफ में बोलते हैं कि ठोकरें खा खा के सीखा है, तो ठोकरें खा खा के सीखना मतलब जो इंसान अपनी जिंदगी में लाइफ जिसको एक्सपीरियंस होता है, मतलब जिसने अपनी पूरी जिंदगी से लर्न करते करते सीखा है, मतलब उसके पास क्या होता है कि भाई कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई उसका टारगेट नहीं, बस उसको खुद करना है कि भाई तुम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बस हमको उसमें मेहनत करके करना है ना। तो वो उस टाइप की जो आप खुद से मतलब ब्लाइंड टाइप के रहते हो ना, कि फिर भी हमको मेहनत तो करनी है, तो वो जो खुद के एक्सपीरियंस से, खुद की लर्निंग से आप खुद से जो सीखते हो, तो वो आप क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। जैसे कई लोग, मैंने देखा है कई बच्चे काफी तेज अपनी बाइक वगैरह चलाते हैं, है ना, तो वैसे तो वो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं कि भाई ऐसे चला के निकाल लेते हैं गाड़ी सब जगह से, बट कभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उससे उनको लाइफ में एक सीख मिल जाती है कि भाई इस तरीके से गाड़ी नहीं चलाना है। तो ये एक्सीडेंट होने के बाद उसने सीखा, तो दिस इज दी अनसुपरवाइज लर्निंग, कि उसका खुद का एक्सपीरियंस, जब उसमें उसको एक बार महसूस हुआ कि भाई नहीं, इस तरीके से गाड़ी चलाना चाहिए, कि भाई हम 99% तो हम सेफ होकर निकल जाते हैं, बट 1% भी कहीं पे कुछ चूक हो जाती है, तो उसके कारण हमको लाइफ लॉन्ग उसको सफ़र करना पड़ता है ना, किसी भी तरीके से। तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग की कैटेगरी में आता है, कि जैसे भाई कोई सपोज फिश रहती है, छोटी छोटी फिश रहती है, तो वो खुद से ही पानी में तैरना सीख जाती है ना, मतलब इस तरीके से जो नेचुरली लर्निंग या नेचुरल वे में जो होती है, वो आपकी आती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की कैटेगरी में। तो आई होप कि दोनों ये मेथड्स आपको क्लियर हो गई होगी। एक और लर्निंग होती है इसके अलावा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आपके पास टारगेट तो होता है ना, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आपका टारगेट होता है, बट यू डोंट हैव द सुपरवाइजर, आपके पास कोई सुपरवाइजर नहीं होता। फिर आपको कैसे पता लगेगा कि भाई हमको किस तरीके से टारगेट पूरा करना है? तो उसका इस तरीके से होता है कि भाई आपके पास कुछ टारगेट तो है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको यहाँ से भोपाल से लेके मुंबई जाना है, तो मुंबई में आपको जो क्या बोलते हैं, जो रोड पे लगे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, किसी को नाम याद है? रोड पे जो लगे रहते हैं, मुंबई इतना किलोमीटर, लेफ्ट हो जाओ, राइट हो जाओ, एरो डायरेक्शंस जो लगे रहते हैं, आई थिंक कुछ उसका नाम होता है, किसी को नाम पता है, नाम याद है क्या, जो रोड पे डायरेक्शंस लगे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? दिशा निर्देशक। चलो दिशा निर्देशक बोल दो, कुछ और एक और अच्छा नाम है, चलो ठीक है। तो रोड पे जो एक्चुअली डायरेक्शंस लगे रहते हैं, कि जैसे भोपाल से आप निकलोगे कि मुंबई जाना है, तो आपको मुंबई का रूट तो नहीं पता है ना, रास्ता नहीं पता, लेकिन आप जब भोपाल से निकलोगे तो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स पता होंगे कि भैया इंदौर पड़ेगा, इंदौर के बाद धुले पड़ेगा, धुले के बाद मनमाड़ पड़ेगा, मनमाड़ के बाद कुछ कल्याण पड़ेगा, और उसके बाद आप मुंबई आ जाओगे। तो आपको कुछ उसकी एक बेसिक जानकारी होती है कि भाई ये स्टॉप तो पड़ेंगे, और वहां पे आपको क्या डायरेक्शंस मिलती जाती है। जैसे आप यहाँ से इंदौर गए, तो इंदौर पे भी आपको एक होर्डिंग लगा होगा कि भाई इंदौर लेफ्ट राइट, मतलब एरो बनी होगी, और वहां पे डिस्टेंस लिखा होगा। जब आप वहां से आगे मनवाड़ पहुंच जाते हो, तो फिर वहां पे फिर अगेन आपको मिलेगा। तो आप एक अंदाजा लगाते रहते हो कि भाई मुंबई की डिस्टेंस भोपाल से 800 किलोमीटर है, तो इंदौर से 600 किलोमीटर है, धुले से 400 किलोमीटर है, और मनमाड़ से तो 200 किलोमीटर है। तो इस तरीके से आप जब आपकी जर्नी स्टार्ट करते हो या आप लर्निंग स्टार्ट करते हो, तो आपको कुछ ऐसे बेंचमार्क या ऐसे कुछ पॉइंट मिलते हैं, तो आप उस पॉइंट से आप अपने आप को जज कर लेते हो कि वेदर यू आर गोइंग राइट और रॉन्ग। तो राइट होते हैं तो कोई इशू ही नहीं है, बट अगर हम रॉन्ग जाते हैं तो क्या होता है कि रॉन्ग में आप समझ जाते हो कि हम रॉन्ग जा रहे हैं, तो फिर आप लोग क्या करोगे, आपकी कुछ डायरेक्शन वगैरह कुछ चेंज कर लोगे, या फिर आप वहां पे और अच्छे से देख लोगे कि भाई कौन सी सही डायरेक्शन है। तो इस तरीके से आप एक टारगेट में विदाउट सुपरवाइजर आप खुद से जाते हो, लेकिन आपको यू हैव सम बेंचमार्क, आपको कुछ बेंचमार्क मिलते जाते हैं, और उस तरीके से आप आगे बढ़ते हो।
इसको हम लोग सेमी सुपरवाइज लर्निंग भी बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होती है उसको हम लोग सेमी सुपरवाइज लर्निंग भी बोलते हैं, है ना। तो भाई ये तीनों लर्निंग आपको बेसिक बेसिक फंडे क्लियर हुए, क्या सुपरवाइज में हो रहा है, क्या अनसुपरवाइज में हो रहा है, क्या रीइंफोर्समेंट में हो रहा है ना। क्लियर हुआ, यस और नो? कोई रिप्लाई करो। यस सर। ठीक है, तो कल मैं आपको जो ये बता रहा था, कल का टॉपिक हमारा ये नहीं था, ये तो मैंने जैसे आपको रिवाइज कर दिया। कल का टॉपिक मैंने कल जो क्लास में पढ़ाया था, कल मैंने आपको परसेप्ट्रॉन लर्निंग पढ़ाया था। परसेप्ट्रॉन लर्निंग है ना, ये यूनिट 2 का ये एरो को देखो, एरो में ये आपका टॉपिक है, परसेप्ट्रॉन लर्निंग पढ़ाया था। और सिंगल लेयर एंड मल्टी लेयर नेटवर्क पढ़ाए थे, है ना। तो ये दो टॉपिक मैंने पढ़ाए थे, जिसमें आपका परसेप्ट्रॉन लर्निंग थोड़ा सा छूटा हुआ था। परसेप्ट्रॉन लर्निंग को मैं अगेन आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो परसेप्ट्रॉन लर्निंग ओके, ओके। तो ये परसेप्ट्रॉन नेटवर्क, ये देखो, परसेप्ट्रॉन नेटवर्क कम अंडर द सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क एंड आल्सो कॉल्ड सिंपल परसेप्ट्रॉन्स। ये जो मैंने हाईलाइट करा है इसको देखो। तो परसेप्ट्रॉन नेटवर्क कम अंडर सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। तो इससे पहले मैं आपको नेटवर्क बता चुका हूँ कि नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, ये मैंने कल डिस्कशन किया था। जस्ट आपको एक बार और बता दूं नाम से कि ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं, है ना। तो हम जो भी एक्चुअली नेटवर्क पढ़ेंगे, जो भी हम सुपरवाइज लर्निंग में मॉडल पढ़ेंगे, क्योंकि सुपरवाइज में भी 5-7 मॉडल्स हैं आपके पास, अनसुपरवाइज में भी 5-7 मॉडल्स हैं। ऑल मॉडल्स या और ऑल लर्निंग रूल्स यूज दीज मॉडल्स, दीज नेटवर्क मॉडल्स, ओके। तो ये जैसे नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी होती है। तो आप कोई से भी नेटवर्किंग पढ़ोगे तो उसमें कोई ना कोई टोपोलॉजी तो यूज होगी 100%, है ना। आप कोई सा भी नेटवर्क पढ़ो 100% वो किसी ना किसी नेटवर्क टोपोलॉजी उसके अंदर होगी, है ना। तो सेम थिंग हियर कि आप कोई सा भी इसमें मॉडल पढ़ोगे, चाहे वो सुपरवाइज का हो अनसुपरवाइज का हो, वो इन 6 में से किसी ना किसी एक पैटर्न को तो फॉलो करेगा या मोर देन वन पैटर्न को फॉलो कर सकता है ना। आप नेटवर्किंग में कोई सा भी नेटवर्क पढ़ोगे, कुछ ही पढ़ोगे, तो कोई ना कोई नेटवर्क टोपोलॉजी तो होगी। इस बात से सब लोग एग्री करते हैं। हर्षित, डूंगर सिंह, ध्रुव, एनीवन रिप्लाई? है ना। कंप्यूटर नेटवर्क में जब हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे तो या तो बस टोपोलॉजी यूज करेगा, या रिंग टोपोलॉजी यूज करेगा, या मैश टोपोलॉजी यूज करेगा, या हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज करेगा, या स्टार टोपोलॉजी यूज करेगा। मतलब जो भी हम कुछ भी पढ़ेंगे नेटवर्किंग को, जब हम आगे पढ़ेंगे और नेटवर्किंग को देखते हैं, तो वो नेटवर्क जब भी बनता है, तो हमारा नेटवर्क जब बनेगा तो किसी ना किसी टोपोलॉजी को बने फॉलो करेगा। तो सेम थिंग है कि जब भी हम ये सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के मॉडल्स पढ़ेंगे, तो वो इन 6 में से किसी ना किसी एक नेटवर्क को फॉलो करेगा, है ना। तो सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, अब इसमें सिंगल लेयर नेटवर्क होते हैं कि भाई एक इनपुट लेयर हो गई, एक आउटपुट लेयर हो गई। मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड, ये दूसरा वाला देखो, मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड में क्या होता है, मल्टी लेयर में क्या होता है कि भाई ये देखो, इनपुट लेयर हो गई और ये आउटपुट लेयर हो गई। तो इनपुट और आउटपुट अगर हमारा हो गया तो दिस इज द सिंगल लेयर। बट अगर ये हिडन लेयर बीच में आ गई, ये हिडन लेयर, तो ये मल्टी लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हिडन लेयर बीच में आती है, इट इज कन्वर्टेड टू दी मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड। और यहाँ फीड फॉरवर्ड और फीडबैक, फीड फॉरवर्ड मतलब हम हमेशा इनपुट से आउटपुट की तरफ जाएंगे, दिस इज फीड फॉरवर्ड। और फीडबैक, ये वाला जो नेटवर्क है, ये वाला आपका फीडबैक वाला है, ये वाला,
ये फीडबैक वाला है, बाकी सब आप देखोगे तो ये भी फीड फॉरवर्ड है, ये भी फीड फॉरवर्ड है ना। इसमें बस आपका जो आउटपुट आया वो यहाँ से लेके यहाँ वापस इनपुट में इसमें जा रहा है। तो दिस इज द, ये फीडबैक नेटवर्क है। ये आपका फुली रिकरेंट है। रिकरेंट मतलब दिस इज सिमिलर दी मैश टोपोलॉजी। कल भी मैंने बताया था मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर हर आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होता है। तो सेम हियर कि फुली रिकरेंट नेटवर्क में हमारा जो सिस्टम है एक्चुअली हर नोड दूसरे नोड से बाई डायरेक्शनली कम्युनिकेट होगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होगा। तो इसमें एक ही ड्रॉबैक है कि इसमें नंबर ऑफ वायर्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, और नंबर ऑफ वायर्स कितने चाहिए, n into n-1 divided by 2। दिस इज द फॉर्मूला दैट इज यू हैव टू रिमेंबर। ये आपको याद रखना है हमेशा कि नंबर ऑफ वायर्स कितने चाहिए इस टोपोलॉजी में या इस नेटवर्क में हमको n इंटू एन। अगर हमारे पास n सिस्टम है, n सिस्टम मतलब अगर हमारे पास 10 सिस्टम में आप कनेक्शन कर रहे हो तो 10 इंटू कितने वायर्स रिक्वायर्ड होंगे, 10 इंटू 9 डिवाइड बाय 2, मतलब ये हो गया आपको 45। आपको 45 वायर्स रिक्वायर्ड होंगे, है ना। तो ये इस तरीके से होता है कॉम्पिटिटिव नेटवर्क। तो कॉम्पिटिटिव नेटवर्क में एस जी नेम सजेस्ट कंपटीशन होगा। कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में हमारे पास इनपुट बहुत होते हैं, बट जो आउटपुट होते हैं वो आउटपुट बेस्ट होते हैं और सिलेक्टेड आउटपुट होते हैं। मतलब अगर हमारे पास यूपीएससी, इसका एग्जांपल आप जैसे यूपीएससी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जब वो कंपटीशन कराता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराता है, तो यूपीएससी में जब ये लाखों लोग देते हैं लेकिन निकलते कितने हैं, 1000, 500, 800 ऐसा निकलता है। तो मतलब जब उसको 10 लाख लोग पेपर देते हैं तब 1000 निकलते हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि रेशियो कितना कम हो गया। तो उसमें कुछ बेस्ट आउटपुट ही आते हैं, और वो आउटपुट्स कैसे आते हैं, ये सारे आउटपुट्स यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, सो दैट वी कैन कंपेयर देम एंड फाइंड आउट द बेस्ट। यहाँ पे ये कनेक्टेड होने का मकसद क्या है, और कहीं देखो और कहीं पे कनेक्टेड नहीं है। देखो यहाँ पे सब विदाउट कनेक्टेड है, आपके सिंगल लेयर में देखो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है ना, सारे आउटपुट आपके इंडिपेंडेंट है। मल्टी लेयर में आप फिर से देखो, आप सारे कोई कनेक्शन नहीं है, बट आप कॉम्पिटिटिव नेटवर्क में आपके आउटपुट एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि हमको कंपेयर करना है, और कंपेयर क्यों करना है, क्योंकि हमको बेस्ट निकालना है। तो विदाउट कंपेरिजन यू कुडंट फाइंड द बेस्ट। तो बेस्ट निकालने के लिए जब भी आप किसी चीज को बेस्ट निकालना होगा तो भाई उनके आउटपुट में तो कोई ना कोई कनेक्शन होगा या कनेक्टेड होंगे, तभी आप उसमें से बेस्ट निकाल सकते हो। तो ये आपके नेटवर्क होते हैं जो मैंने आपको कल बताए थे, तो जस्ट आज रिवाइज कर दिया मैंने इसको। तो इसमें देखो परसेप्ट्रॉन नेटवर्क कम्स अंडर सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। मतलब उसमें जो पहला डायग्राम था सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, ये वाला वो नेटवर्क को यूज करता है ना। हर नेटवर्क हम जो पढ़ेंगे वो किसी ना किसी नेटवर्क को यूज करेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसमें ये देखो यहाँ से द की पॉइंट्स टू नोटेड इन द परसेप्ट्रॉन नेटवर्क आर, इसके क्या की पॉइंट्स हैं। द परसेप्ट्रॉन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स होती है, नेमली सेंसरी यूनिट, इनपुट यूनिट जिसको हम बोलेंगे, एसोसिएटर यूनिट जिसको हम हिडन यूनिट भी बोल सकते हैं, एंड रिस्पॉन्स यूनिट जो हमारी आउटपुट यूनिट होगी। तो आपका इसमें क्या होगा, 3 यूनिट हो रही है। ये आपका डायग्राम है ना, ये डायग्राम है। ये आपकी इनपुट यूनिट होगी, ये वाली इनपुट, ये इनपुट यूनिट हो गई, और ये आपकी आउटपुट यूनिट हो गई। ये जो रिस्पांस यूनिट है दिस इज द आउटपुट यूनिट, आउटपुट। और ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हिडन यूनिट हो गई। तो इसमें बेसिकली हिडन यूनिट है ये, है ना, हिडन लेयर नहीं है, आपको ध्यान रखना है हिडन यूनिट हो रही है ये। ठीक है, तो इसमें हिडन यूनिट है। अब इसमें देखो इनपुट लेयर क्या कर रही है, इंट्रोड्यूस इनपुट वैल्यू इनटू द नेटवर्क। नेटवर्क को इनपुट दे रही है ना, जो हमारा नेटवर्क है, ये जो हमारा जो नेटवर्क बना है इसमें क्या है, हमारा इनपुट लेयर क्या करेगी, यहाँ से ये इनपुट देगी, मतलब इनपुट दे देगी हमारे सिस्टम को, इनपुट दे देगी इनपुट लेयर। ओके, तो ये इनपुट दे देगी। फिर क्या होगा,
नो एक्टिवेशन फंक्शन और अदर प्रोसेसिंग। इनपुट लेयर पे कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन हमारा होता नहीं है ना। तो इनपुट लेयर जो हमारी इनपुट लेयर है, ये पूरी हमारी जो इनपुट लेयर है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज अवर इनपुट लेयर। और इसमें नो एक्टिवेशन फंक्शन, कोई भी हम एक्टिवेशन फंक्शन इसमें अप्लाई नहीं करते हैं। इनपुट नो एक्टिवेशन फंक्शन, नो एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, कोई भी हम इसमें एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई नहीं करते हैं। फिर तीसरा सेकंड में देखो हिडन लेयर्स में क्या हो रहा है, परफॉर्म क्लासिफिकेशन ऑफ फीचर्स। क्लासिफिकेशन का काम है या जो बेसिक प्रोसेसिंग का काम है। जैसे इस कंप्यूटर में मेन प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू करता है। तो उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क में जो हिडन लेयर्स होती हैं वो बेसिक हम अपनी प्रोसेसिंग को परफॉर्म करती है। टू हिडन लेयर्स आर सफिशिएंट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। इसमें 2 हिडन लेयर्स हमारे पास सफिशिएंट रहेंगी टू सॉल्व दी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो इसमें जो हिडन लेयर्स होती है 1 भी होती है, 2 भी होती है और n भी हो सकती है। तो जितनी ज्यादा आपकी हिडन लेयर्स होंगी उतनी ज्यादा हमारे नेटवर्क की एक्यूरेसी हाई होगी। ओके, तो जो डीप लर्निंग का जो आपने कॉन्सेप्ट सुना है, तो डीप लर्निंग इज द बेस। मतलब डीप लर्निंग में n नंबर ऑफ हिडन लेयर्स होती हैं। डीप लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी हिडन लेयर्स का यूज करते हैं। तो मशीन लर्निंग के बाद जो अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो डीप लर्निंग आता है कि भाई उसमें मशीन लर्निंग में आपने एक लेयर पे काम किया, आपकी इतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं आई, बट उसका नाम ही डीप। तो डीप लर्निंग जब हम क्यों कैसे डीप लर्निंग करते हैं, आप किसी सब्जेक्ट को डीप किस तरीके से पढ़ते हो, किस तरीके से पढ़ते हो, कोई रिप्लाई करो। हर्षित, यस सर। आप किसी सब्जेक्ट को डीप किस तरीके से पढ़ते हो? उसको समझ के, उसके कॉन्सेप्ट को देख के। हाँ, उसको समझ के, जैसे आपने कोई भी सब्जेक्ट पहली बार पढ़ते हो तो वो एक तरीके से एक जनरल नॉलेज टाइप का हो जाता है, आपकी उसमें बहुत ज्यादा डीप लर्निंग नहीं होती है। बट जब आप उसी सब्जेक्ट को बहुत आप उसमें डेडिकेशनली 2 बार पढ़ लोगे, 3 बार पढ़ लोगे, 4 बार पढ़ लोगे, 5 बार पढ़ लोगे, तो आप जितनी बार उसको पढ़ोगे एक्चुअली आपका व्यू उस सब्जेक्ट को लेके उतना ही ज्यादा चेंज होता जाता है कि भाई ये ऐसा था फिर वैसा था। मतलब आपने उतनी नंबर ऑफ लेयर्स लगा दी, आपने उस सब्जेक्ट को जितनी बार पढ़ा मतलब आपने उतनी नंबर ऑफ लेयर्स लगा दी, है ना। तो आपका जो हिडन लेयर्स में क्या होता है, जितनी ज्यादा हिडन लेयर्स होंगी उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी हाई होगी, मतलब उतनी ज्यादा लर्निंग आपकी डीप हो जाएगी, है ना। ठीक है हर्षित, आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। फीचर्स इंप्लाई मोर लेयर्स में बी बेटर। ओके, फीचर्स इंप्लाई मतलब इसमें क्या हो रहा है, इस लाइन को देखो, फीचर्स इंप्लाई मोर लेयर्स में बी बेटर, है ना। हमारी जो बेसिकली जो जितनी नंबर ऑफ लेयर्स होंगी उतना ज्यादा हमारा बेटर होगा। ओके, अब आउटपुट लेयर देखो, आउटपुट लेयर कर क्या कर रही है, फंक्शनली जस्ट लाइक दी हिडन लेयर, है ना। हिडन लेयर की तरह भी वर्क कर रही है क्योंकि इसमें भी अप टू कुछ प्रोसेसिंग होती है, ठीक है ना। प्रोसेसिंग हमारी जो होती है इनपुट लेयर से आने के बाद हिडन लेयर ज्यादातर प्रोसेस करता है और आउटपुट लेयर भी हमारा कुछ लेवल तक प्रोसेस करता है। आउटपुट्स आर पास टू दी वर्ल्ड आउटसाइड दी न्यूरल नेटवर्क। आउटसाइड वर्ल्ड में हमारा ये आउटपुट को पास करता है आउटपुट लेयर। ओके, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई ये इनपुट लेयर हो गई, हिडन यूनिट हो गई, आउटपुट हो गई। अब इसमें जो वेट्स होते हैं, अब हमको पता है इसके अंदर वेट्स होते हैं, हर जो कनेक्शंस होते हैं हमारे इनपुट लेयर टू आपकी हिडन लेयर जो कनेक्शंस होंगे ये वाले, तो यहाँ पे क्या कुछ वेट्स होते हैं, ये W मैंने जो लिखा हुआ है। अब आपकी हिडन लेयर से लेके यहाँ पे जो कुछ आप आउटपुट यूनिट पे जाओगे तो इस पे भी, इस कनेक्शन पे भी कुछ वेट्स होंगे, मतलब हर कनेक्शन जो है उसमें कुछ वेट्स होंगे। ओके, तो वेट्स होते ही होते हैं, वेट्स का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, वेट्स होते ही होते हैं, ये भी वेट्स है, ये भी वेट्स है। तो वेट्स की क्या कहानी है, वेट्स की कहानी ये है कि यहाँ पे हम लोग जो इनपुट लेयर टू एसोसिएटेड यूनिट कर रहे हैं ये फिक्स वेट है। फिक्स वेट है मतलब फिक्स वेट ऑफ 1 0 एंड -1 है ना। इसमें ये फिक्स वेट होते हैं एट रैंडम, मतलब 1 0 -1 में से कोई सा भी आप रैंडमली वेट ले सकते हो। ओके, और यहाँ पे जो वेट्स हैं हमारे, यहाँ पे जो वेट्स हैं ये W है, वो 0 या 1 होंगे, बाइनरी। मतलब यहाँ पे बाइनरी होंगे, 1 और 0 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी को। मैं यहाँ पे पेन का कलर बदलता हूँ, ब्लू, ये आपका बाइनरी होता है,
BINARY, दिस इज योर बाइनरी, है ना। और ये जो होता है ये वाला, ये होता है बाइपोलर। बाइपोलर क्यों बोला? क्योंकि इसमें 1 0 और -1 तीन इंक्लूड हैं, तो इसलिए इसको मैंने क्या बोला, बाइपोलर। आगे जब अपन पढ़ेंगे तो थ्योरी में एक्चुअली यही लिखा हुआ है कि ये बाइपोलर मतलब जो पोलर होते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे भी बाइपोलर जो वैल्यूज होती हैं वो 1 0 -1, 1 और -1। ओके, 1 और -1 होता है तो 0 तो बीच में आता ही आता है, तो 1 0 -1 हो जाता है। तो ये हमारा बाइपोलर होता है। अब इसमें जब आगे बढ़ते हैं, जो आउटपुट हमारा आता है, तो आउटपुट में देखो, अब आउटपुट में हमारा ये Y1 आउटपुट आ रहा है, ये Y2 आउटपुट आ रहा है, ये Y3 आउटपुट आ रहा है। तो हमारे पास क्या होते हैं, ये डिजायर्ड आउटपुट है। डिजायर्ड आउटपुट ये T1 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो ये T1 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये T2 लिखा हुआ है। तो हमारा टारगेट ये, दिस इज अवर टारगेट। T1 T2 क्या है, दिस इज अवर टारगेट। T स्टैंड्स फॉर दी टारगेट, ये हमारा टारगेट है। अब हमको करना क्या है, जो हमारा यहाँ पे जो हमारा Y1 आया है, जो Y1 आया है, Y1 को क्या बोलेंगे, Y1 क्या रहेगा भाई हमारा, Y1 कौन सा आउटपुट है, कोई नाम बता सकता है Y1 किस टाइप का है? Y1 क्या है हमारा, Y1 या YN कोई भी है, ये हमारा एक्चुअल आउटपुट है। एक्चुअल आउटपुट मतलब, अब एक्चुअल आउटपुट जो हमने परफॉर्मेंस दिया वो हमारा एक्चुअल आउटपुट होता है। तो ऐसे ही Y1 यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट है, Y2 यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट है, YM एक्चुअल आउटपुट है, और टारगेट हमारे T1 T2 T3 थे। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्चुअल आउटपुट आया है और जो हमारा टारगेट है, तो उससे हम लोग क्या करा, यहाँ पे देखो सब लोग इसमें, ये देखो ये सर्कुलर बना हुआ है, और ये एरर आई है E1, यहाँ पे एरर आई है E1। तो E1 क्या है आपका, E1 मतलब एरर या डिफरेंस बोल सकते हैं। तो E1 क्या होगा आपका, E1 इक्वल टू आपका टारगेट, मतलब आपका जो टारगेट था, टारगेट माइनस एक्चुअल आउटपुट। ओके, टारगेट माइनस एक्चुअल आउटपुट। तो भाई हमारा जो टारगेट है उसको हम एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करेंगे। अगर उसमें कुछ डिफरेंस, कुछ एरर आ रही है, एरर आ रही है मतलब इफ इट इज नॉट जीरो, अगर वो एरर आ रही है, जीरो नहीं है, ये वाला है ना, अगर वो जीरो नहीं है, इफ ये अगर जीरो नहीं है ना, इफ दिस इज नॉट जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी कुछ एरर आएगी। ओके, मतलब आपकी लर्निंग में कुछ इश्यूज हैं, आपकी प्रॉपर लर्निंग नहीं आई। लर्निंग अपन 100% कंप्लीट कब मानेंगे, जब हमारी एरर जीरो हो जाएगी। एरर जीरो कब होगी, जब हमारा टारगेट और एक्चुअल आउटपुट जब बराबर होगा, तब हमारी एरर जीरो हो जाएगी। अगर इसमें एरर में कुछ वैल्यू आ रही है, इट मींस कि यूर लर्निंग इज हैव बीन नॉट प्रॉपरली डन, आपकी लर्निंग प्रॉपरली डन नहीं है, कुछ इशू आए हैं। तो फिर आप लोग क्या करोगे, अगर एरर आती है तो क्या करते हो, एरर आती है तो वापस यहाँ पे वेट्स में कुछ चेंज करते हो, ये वाले वेट्स में कुछ चेंज करते हो, और ये जो वेट्स में चेंज करते करते आपका फिर से कुछ एक्चुअल आउटपुट आएगा, फिर आप कंपेयर करोगे, फिर आप अगर डिफरेंस आता है तो फिर आप वेट्स में चेंज करके फिर से, मतलब हर बार जो आप वेट्स में चेंज कर रहे हो, तो वेट्स द चेंजिंग ऑफ वेट्स इज इक्वलेंट टू दी लर्निंग प्रोसेस, है ना। मतलब हम वेट्स में चेंज कब होता है, जब हम बार बार लर्निंग करते हैं। जैसे आपको किसी किताब को मैंने, आप मैथमेटिक्स पढ़ा, तो आपने एक मैथमेटिक्स की किताब को एक बार पूरा पढ़ लिया, तब आपकी कुछ लर्निंग हुई, बट आपने जब दूसरी बार पढ़ लिया तब आपकी और अच्छी लर्निंग हो गई। मतलब आपके वेट्स में चेंज हुए, वेट्स में चेंज हुए मतलब आप जो कॉन्सेप्ट समझते थे वो आपके कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट हो गए, वेट्स में कुछ चेंज हो। आप जब तीसरी बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में जो है उसमें कुछ चेंजेस हो जाएगा, मतलब वेट्स में चेंज हो जाएगा। तो आप अगर 10 बार उसमें किताब को पढ़ लो, तो 10 बार आप जब आप अलग अलग पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, मतलब आपके माइंड में जो ऑलरेडी है उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे। ओके, तो वेट्स में चेंज होने का फंडा समझा कि वेट्स में चेंज हो रहा है मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू दी लर्निंग। ओके, ये हमारी लर्निंग प्रोसेस है कि भाई आपको
भाई ये समझ में आया? अभी कोई रिप्लाई करो। प्रवीण या कुणाल? आवाज आ रही है Yes, मेरी? समझ में आया ये? यस सर। ओके। हाँ तो ये अपनी बेसिक डायग्राम था, ये डायग्राम हमको याद रखना है ना। अब अपन इसकी थोड़ा और आगे देखते हैं कि किस तरीके से वर्क हो रहा है ये। अब ये स्टेप 2 देखो, इसकी स्टेप 2 क्या है? द सेंसरी यूनिट आर कनेक्टेड टू द एसोसिएटेड यूनिट विद फिक्स्ड वेट्स हैविंग वैल्यू 1 0 -1 व्हिच आर असाइन्ड एट रैंडम। ठीक है, ये अपन डायग्राम में देख चुके हैं। तीसरा पॉइंट देखो, द बाइनरी एक्टिवेशन फंक्शन इज यूज्ड इन सेंसरी यूनिट एंड एसोसिएटेड यूनिट। यहाँ पे बाइनरी एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं। ओके, बाइनरी एक्टिवेशन फंक्शन, बाइनरी मतलब 0 1, सेंसरी यूनिट एंड एसोसिएटर यूनिट। यहाँ पे तो आपका ये हो रहा है 0 1 बाइनरी, और यहाँ पे बाइपोलर हो रहा है। ठीक है, इसको देख। द रिस्पॉन्स यूनिट हैज एन एक्टिवेशन ऑफ 1 0 -1। The binary step with fixed threshold theta is used as the activation for the associator. The output signals that are sent from the associator unit to the response unit are only binary. ठीक है, ये अपन डायग्राम में देख चुके हैं। The output of the perceptron network is given on output y। आउटपुट किस में आ रहा है आपका? y के फॉर्म में आ रहा है ना, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ y i n, है ना। तो आउटपुट क्या है आपका? y है। अब यहाँ पे देख लो, इंपॉर्टेंट ये है कि वेयर y n इज द एक्टिवेशन फंक्शन, है ना। एक्टिवेशन फंक्शन हमारा जो आउटपुट आएगा हमेशा, वो ध्यान रखना आपको, एक्टिवेशन फंक्शन के ही थ्रू आउटपुट आएगा। ओके, तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं ये भी मैं आपको प्रीवियसली क्लास में 2-3 बार बता चुका हूँ कि एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं। अब एक्टिवेशन फंक्शंस आप देख लेना, नहीं तो पुरानी इसी बुक में एक्टिवेशन फंक्शन दिए 6 टाइप के एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या कह रहा है कि आउटपुट आपका 1 आएगा इफ बाई आई एन ग्रेटर देन थीटा, और थीटा क्या है? आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है। अब थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है? थ्रेशोल्ड वैल्यू मीन्स जब भी हम कोई आउटपुट लाना चाहते हैं, जब भी हमारे नेटवर्क में कोई थ्रेशोल्ड होता है, आउटपुट जब भी आता है जब हम उस थ्रेशोल्ड से क्रॉस कर जाएं। ओके, तो थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट आप सिमिलर एज दी इलेक्शंस, है ना, इलेक्शन सिस्टम से आप समझ सकते हो। एक मिनट, ठीक है, ये थीटा क्या है? आपका थ्रेशोल्ड है। जब हम कोई भी जो हमारा नेट इनपुट है ना, सिंपल देखो, नेट इनपुट जो हमारा होता है, नेट इनपुट मतलब हमने n नंबर ऑफ जगह से इनपुट रिसीव करे और सारे इनपुट को जो जोड़ देंगे तो वो नेट इनपुट बोलते हैं। जब हमारा नेट इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा होता है, थ्रेशोल्ड जो आता है, तभी देन ओनली आउटपुट कम्स। ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी, देन ओनली आउटपुट कम्स, अदरवाइज नो आउटपुट कम्स, है ना। ये लाइन आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब नेट इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा होगा तभी हमारा आउटपुट आएगा, इसके बाद अदरवाइज नो आउटपुट। तो जैसे इलेक्शंस होते हैं अपने इंडिया में, तो इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस में रूल ये है कि जिस भी पार्टी के पास कितना 51% वोट होते हैं ना, 51% सिस्टम है अपने पास, 51% सीटें हुई है, 51% वोट जिस पार्टी के पास हुए वो पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है ना। तो मतलब थ्रेशोल्ड यहाँ पे इलेक्शन सिस्टम में गवर्नमेंट बनाने के लिए थ्रेशोल्ड कितना है? 51%। आपको आरजीपीबी एग्जाम में पास होना है, तो पास होने के लिए थ्रेशोल्ड कितना है आपका? 35%, 35%। यू हैव टू सिक्योर मिनिमम 35%, देन ओनली यू आर पास, अदरवाइज यू आर फेल। तो ये थ्रेशोल्ड कितना है? तो पास होने के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू 35% है, गवर्नमेंट बनाने के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू 51% है। तो इसी तरीके से थीटा जो है, थीटा इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू, जब वो क्रॉस होती है तभी आउटपुट आएगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं आएगा। तो ये कंडीशन है वाई आई एन ग्रेटर देन थीटा, तो हमारा आउटपुट 1 आएगा। अगर हमारा थीटा माइनस थीटा जो बाई आई एन है वो माइनस थीटा से बड़ा होगा, प्लस थीटा से छोटा होगा तो 0 आएगा, और अदरवाइज जब हमारा थीटा नेगेटिव में होगा तो -1 आएगा। तो आउटपुट इस समय हमारे पास सिर्फ 3 ही आउटपुट आ रहे हैं, 1 0 और -1।
और ये किस किस कंडीशन में आया है, वो कंडीशन ये दी हुई है आपकी। ये आउटपुट जब हमारे किस कंडीशन में आ रहे हैं, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, ओके, मीटिंग एंड होने वाली है, सब लोग स्टॉप शेयर। 1 मिनट के लिए कैमरे ऑन कर दो, वीडियो ऑन कर लो, लेस देन 1 मिनट बचा है सिर्फ। भाई कैमरे ऑन करना चाहिए आप लोगों को, क्या है कि क्लास में डायरेक्टर सर ने बोला है कि क्लास कैमरे ऑन होना चाहिए, बट अपन चलो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट जब बोला जाए तब आप थोड़ी देर के लिए कर लिया करो। मुझे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा किसी का भी। प्रिंट स्क्रीन।